Welcome to the podcast on the book, Thinking in Bets, by Annie Duke. नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। कभी सोचा है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए हो हाँ, प्रेशर वाला मोमेंट। और कप्तान एक नए कम अनुभवी बॉलर को बॉल थमा दे। अब देखिए, अगर जीत गए तो सब कहेंगे क्या मास्टर स्ट्रोक था, क्या हिम्मत दिखाई। बिल्कुल जीनियस। लेकिन अगर हार गए तो शायद सुनने को मिले ये क्या बेवकूफ़ी थी, इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है भाई। हाँ। हम अक्सर नतीजों मतलब आउटकम से ही फैसलों डिसीजंस को अच्छा या बुरा मान लेते हैं। सही बात है। लेकिन क्या असल जिंदगी एक प्रिडिक्टेबल खेल जैसे शतरंज, चेस की तरह है, जहां हर मोहरा सामने है और सब कुछ स्किल पर निर्भर करता है? लगता तो नहीं। या फिर ये पोकर की तरह है, जहां स्किल तो चाहिए पर वो किस्मत, लक और छिपी हुई जानकारी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और आप अच्छे पत्ते होने पर भी हार सकते हैं। हाँ, ये ज्यादा करीब लगता है जिंदगी का। आज हम एनी ड्यूक की किताब थिंकिंग इन बेट्स के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी शतरंज से ज्यादा पोकर जैसी है, अनिश्चित, बिल्कुल, अनसर्टेनिटी भरी हुई है। और इस अनिश्चितता भरी दुनिया में हम कैसे बेहतर फैसले ले सकते हैं, कैसे समझदारी से अपने दांव लगा सकते हैं। चलिए सोच को थोड़ा और समझते हैं। तो पहली और शायद सबसे आम गलती जिसका हम सब शिकार होते हैं वो है रिजल्टिंग, है ना? हाँ, रिजल्टिंग। मतलब किसी फैसले को सिर्फ उसके नतीजे से आंकना। प्रोसेस क्या था, उस वक्त क्या जानकारी थी, ये सब भूलकर सिर्फ परिणाम देखना। बिल्कुल। जैसे वो सुपर बोल वाला किस्सा बहुत फेमस है। कोच पीट कैरल ने मैच के बिल्कुल आखिरी सेकंड में गोल लाइन के एकदम पास से हाँ, याद है। रन बनाने के बजाय पास करने का फैसला किया। अब बॉल इंटरसेप्ट हो गई, टीम हार गई और रातों रात वो फैसला बन गया इतिहास का सबसे बुरा कॉल। बुरा कॉल, हाँ, सबने यही कहा। बिल्कुल सही। और दिलचस्प बात यह है कि आंकड़े बताते हैं कि उस खास सिचुएशन में इंटरसेप्शन की संभावना सिर्फ 2% के आसपास थी। अच्छा, सिर्फ 2%। हाँ। और पास करने का फैसला आंकड़ों के लिहाज से शायद रन करने से बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती थी। अगर वो पास पूरा हो जाता तो वही पीट कैरल जीनियस कहलाते। वाह, यही रिजल्टिंग का जाल है। हम अच्छे प्रोसेस और बुरे नतीजे के बीच का फर्क भूल जाते हैं। नतीजा अच्छा तो फैसला अच्छा, नतीजा बुरा तो फैसला बुरा। ये भूल जाते हैं कि पोकर में आप सही चाल चलकर भी हार सकते हैं। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। बिल्कुल। किसी ने कोई छोटा बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए कैफे खोला, खूब मेहनत की, अच्छी लोकेशन देखी, बढ़िया कॉफी रखी, पर वो चला नहीं। तो फौरन लगता है यार फैसला ही गलत था, कैफे खोलना ही नहीं चाहिए था। हम ये नहीं सोचते कि शायद टाइमिंग गलत थी या कोई बाहरी फैक्टर था जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मानसिक झुकाव है, जैसे कहते हैं हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस, हाँ, हाइंडसाइट बायस। यानी कुछ हो जाने के बाद ऐसा लगना कि अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। हाँ, मैं तो कह ही रहा था वाला एटीट्यूड। बिल्कुल। किताब में एक सीईओ का उदाहरण दिया गया है जिसने अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट को नौकरी से निकाल दिया। उस समय के हालातों और जानकारी के हिसाब से शायद यह जरूरी फैसला लगा हो सकता है। लेकिन बाद में जब कंपनी की परफॉर्मेंस गिरी तो सीईओ को लगने लगा कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह फैसला गलत साबित होगा, जबकि उस वक्त शायद ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ, ये मुझे तो पता था वाली फीलिंग बहुत आम है। जैसे शेयर मार्केट क्रैश होने के बाद हाँ, हर गली नुक्कड़ पे चाय पीते हुए लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था ये मार्केट गिरेगा। बिल्कुल। या कोई बड़ी बजट की फिल्म फ्लॉप हो जाए था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उसे अनिश्चितता पसंद नहीं है। उसे लगता है कि दुनिया एक व्यवस्थित जगह है जहां हर चीज का कारण और प्रभाव एकदम साफ है। हम पैटर्न ढूंढने के लिए बने हैं, डॉट्स कनेक्ट करने के लिए। अच्छा। तो जब कुछ अप्रत्याशित होता है, हमारा दिमाग पीछे मुड़कर ऐसे सिग्नल ढूंढता है जो बताते हो कि ये तो होना ही था, भले ही वो सिग्नल उस समय बिल्कुल भी स्पष्ट ना रहे हों। हम भाग्य या किस्मत के रोल को कम करके आंकते हैं। सच तो यह है कि जिंदगी में अनिश्चितता और भाग्य का बड़ा रोल है। ये पोकर का खेल है, शतरंज का नहीं। तो अगर नतीजे ही सब कुछ नहीं है और हमारी सोच हमें ऐसे धोखा दे सकती है, तो फिर बेहतर फैसले लिए कैसे जाएं? क्या तरीका इस पोकर गेम में बेहतर खिलाड़ी बनने का? देखिए, किताब कहती है संभावनाओं में सोचें, प्रोबेबिलिटीज में। संभावनाओं में मतलब ये
कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे शेड से भरी है। 0% या 100% जैसी निश्चितता बहुत कम होती है। अच्छा। एकदम सही। यही पर पोकर का खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी से अलग सोचता है। पोकर में हो सकता है आपके पास सबसे अच्छे पत्ते हों, मान लीजिए 2 इक्के, एसेस, हाँ, सबसे बढ़िया। जो सबसे मजबूत शुरुआत मानी जाती है। फिर भी रिवर कार्ड पर कोई ऐसा पत्ता आ सकता है जो आपके विरोधी को जिता दे। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इक्के मिलने पर पैसा लगाना गलत फैसला था? नहीं, उस वक्त तो सही था। एग्जैक्टली वो उस वक्त सबसे अच्छी संभावित चाल थी। एनी ड्यूक खुद एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर रही हैं। हाँ, वो तो है। और वो एक उदाहरण देती हैं जहां टीवी पर कमेंट्री करते हुए उन्होंने बताया कि एक खिलाड़ी के जीतने की संभावना 76% है और दूसरे की सिर्फ 24%। ठीक है। नतीजा 24% वाला खिलाड़ी जीत गया। दर्शक चिल्लाने लगे, आप गलत थे, आपने गलत भविष्यवाणी की। अरे। ड्यूक ने शांति से जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा था कि वो 100% हारेगा। मैंने कहा था कि ऐसा 24% बार होगा। आज वो 24% वाला दिन था, 0 नहीं था। ये बात सोचने वाली है। मतलब हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारी सबसे अच्छी कोशिशों, सबसे गहरी रिसर्च के बावजूद नतीजा हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। बिल्कुल। चाहे वो IIT या UPSC जैसे मुश्किल एग्जाम की तैयारी हो, हाँ, या फिर अपना स्टार्टअप खड़ा करना हो। बिल्कुल। फैसला लेना असल में भविष्य पर एक दांव, एक बेट लगाने जैसा है। आप मौजूदा जानकारी और अनुभव के आधार पर सबसे अच्छी संभावित चाल चलते हैं। एक अच्छा फैसला एक अच्छी प्रोसेस का नतीजा होता है, न कि हमेशा एक अच्छे परिणाम का। अच्छा, प्रोसेस ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस प्रोसेस में क्या शामिल है? जानकारी इकट्ठा करना, अलग अलग विकल्पों पर विचार करना, हर विकल्प से जुड़े संभावित नतीजों और उनकी संभावनाओं का अंदाजा लगाना, और फिर वो चुनना जिसकी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा लगती है या जिसके नेगेटिव परिणाम सबसे कम हानिकारक हों। समझ गई। अपनी निश्चितता के स्तर पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। मैं पूरी तरह पक्का नहीं कह सकता या आई एम नॉट श्योर कहना ये कमजोरी नहीं बल्कि बौद्धिक ईमानदारी है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। ये दिखाता है कि आपने स्थिति की जटिलता को समझाए। तो जैसे आजकल भारत में इतने सारे लोग स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, स्टार्टअप्स। या फिर युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सालों तैयारी करते हैं। बिल्कुल। IIT, UPSC। यहाँ तक कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेते समय भी पूरी कोशिश और जांच पड़ताल के बाद भी 100% गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। बस अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। यू प्ले द ऑड्स। और ये फैसले टिके होते हैं हमारे विश्वासों पर, हमारे बिलीव्स पर। हाँ। लेकिन क्या हमारे विश्वास हमेशा तथ्यों पर आधारित होते हैं? किताब बताती है कि हम विश्वास बनाने के मामले में भी थोड़े अजीब है। अक्सर हम चीजों को बहुत आसानी से मान लेते हैं। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट का शोध बताता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमको सुनते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है। पहला कदम, हम उसे सच मान लेते हैं। क्या? बिना जांचे? हाँ, पहला रिएक्शन यही होता है। और फिर अगर हमारे पास समय, ऊर्जा और प्रेरणा हो तो शायद हम बाद में उस पर सवाल उठाते हैं या उसे जांचते हैं। अरे बाप रे। यानी किसी बात को सच मानना हमारे लिए डिफॉल्ट सेटिंग है। उसे गलत साबित करने के लिए दिमागी मेहनत लगती है। अच्छा। इसी वजह से कई सालों तक लोग मानते रहे कि गंजापन ननिहाल से आता है या कि एक कुत्ते की उम्र पता करने के लिए इंसान के साल को 7 से गुणा करना होता है। हाँ, ये सुना है मैंने भी। ये सब बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के फैले हुए विश्वास थे। बस सुन लिया, मान लिया। ये बात बिल्कुल सही है। याद है वो दौर जब लो फैट डाइट का भूत सवार था? हाँ, बिल्कुल याद है। हर चीज फैट फ्री। हर प्रोडक्ट पर 99% फैट फ्री लिखा होता था। लोगों ने घी मक्खन छोड़कर खूब सारी चीनी और कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि फैट ही असली विलन है। हर जगह यही सुना, यही माना। नतीजा क्या हुआ? मोटापा और लाइफस्टाइल बीमारियां कम होने की बजाय बढ़ गईं। बाद में स्टडीज आई, तब पता चला कि हेल्दी फैट जरूरी हैं और असली दुश्मन शायद एक्सेस चीनी थी। बिल्कुल। लेकिन तब तक हमने सुना और मान लिया। फिर आता है मोटिवेटेड रीजनिंग। मोटिवेटेड रीजनिंग ये एक और मजेदार तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है कि हम जानकारी को इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि वो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों या पसंद की पुष्टि करें। कॉन्फर्मेशन बायस जैसा ही है, तो थोड़ा अलग। कैसे? हम उन सबूतों को ज्यादा वजन देते हैं जो हमारी बात का समर्थन करते हैं, और उन सबूतों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उनमें नुक्स निकालने लगते हैं जो हमारी सोच के खिलाफ जाते हैं। अच्छा। इसका क्लासिक उदाहरण है वो डार्टमाउथ प्रिंसटन फुटबॉल मैच का किस्सा। मैच बहुत हिंसक था,
फाउल हुए, चोटें लगीं। बाद में जब दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों को मैच की रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो दोनों ग्रुप्स ने अपने विरोधी टीम को ज्यादा फाउल करते हुए देखा। एक ही मैच में? हाँ, एक ही सच्चाई पर दो अलग अलग नजरिए, क्योंकि दोनों अपनी टीम का पक्ष ले रहे थे। उनका मोटिवेशन था अपनी टीम को सही साबित करना। अरे ये तो हमारे देश में रोज होता है। कोई भी राजनीतिक बहस देख लीजिए। बिल्कुल, प्राइम टाइम पर देखिए। एक ही घटना, एक ही बयान, पर दो अलग अलग पार्टियों के समर्थक उसे बिल्कुल उल्टे तरीके से पेश करेंगे। सोशल मीडिया पर सिर्फ वही क्लिप्स, वही खबरें शेयर होंगी जो उनके अपने नजरिए को सही साबित करती हों। हाँ, और आजकल के फिल्टर बबल और इको चेम्बर, हाँ, वो तो और भी खतरनाक है। वो इस आग में घी डालने का काम करते हैं। हमें वही दिखाया जाता है जो हम पहले से मानते हैं, जिससे हमारे विश्वास और भी ज्यादा मजबूत और कट्टर होते जाते हैं। दूसरों के नजरिए को समझना और मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और शायद सबसे खतरनाक है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस, ये क्या भला है? ये बड़ा सीधा सा है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम उसका श्रेय अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपने स्किल को देते हैं। मैंने कर दिखाया। हाँ, होता है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हम फौरन किस्मत को, हालातों को या किसी और को दोष देने लगते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, या उसकी वजह से हुआ। जैसे किताब में पोकर खिलाड़ी फिल हेलमुथ का मशहूर कोट है, अगर किस्मत का खेल ना होता तो मैं हर टूर्नामेंट जीतता। हाँ, ये सेल्फ सर्विंग बायस का एकदम सटीक उदाहरण है। हाँ, ये तो हम सब करते हैं जाने अनजाने में। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो मैंने बहुत पढ़ाई की थी। बिल्कुल। कम आए तो पेपर बहुत मुश्किल था, या टीचर ने ठीक से चेक नहीं किया होगा। एग्जैक्टली। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो मेरी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, लॉस हुआ तो मार्केट ही डाउन है। और मजे की बात, दूसरों के लिए हमारा रवैया ठीक इसका उल्टा होता है। हाँ, ये भी सच है। उनकी सफलता हमें किस्मत लगती है, अरे तुक्का लग गया होगा, और उनकी असफलता, उनकी कमी, मेहनत ही नहीं की होगी। वो शर्मा जी के बेटे वाली बात याद है? हाँ हाँ। उनके बेटे के अच्छे नंबर आए तो नकल की होगी, या पेपर आसान आया होगा, और अपने बच्चे के आए तो मेरा बेटा तो है ही होशियार। बिल्कुल। ये हमारे आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को बचाने का एक तरीका है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत है। ये हमें सीखने से रोकता है। अच्छा, सीखने से रोकता है? कैसे? अगर हम अपनी सफलताओं में भाग्य के रोल को और अपनी असफलताओं में अपनी गलतियों या कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सुधार कैसे करेंगे? सही बात है। हम वही गलतियां दोहराते रहेंगे या अच्छी रणनीतियों को सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि एक बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। पोकर के अच्छे खिलाड़ी जानते हैं कि कब वो अपनी गलती से हारे और कब सिर्फ बैड लक था। ये फर्क करना जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी सोच हमें गुमराह कर सकती है, चाहे वो नतीजों का जाल हो, रिजल्टिंग, हाँ, या बीती बातों का बायस, हाइंडसाइट बायस, या फिर अपनी पसंद की बातें सुनना, मोटिवेटेड रीजनिंग। बिल्कुल। और खुद को हीरो और किस्मत को विलन बनाना, सेल्फ सर्विंग बायस। सही। सवाल ये उठता है कि हम इन गलतियों से बचकर बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं, जिंदगी के इस पोकर गेम में अपनी चालें कैसे सुधारें। किताब इसके लिए कुछ ठोस तरीके, कुछ टूल्स सुझाती है। हाँ, बिल्कुल, प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला बड़ा दिलचस्प है, शर्त लगाओगे, वाना बेट वाली मानसिकता अपनाना। हाँ, ये सुनने में मजाकिया लग सकता है, पर इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। एनी ड्यूक कहती हैं कि जब हम किसी चीज को लेकर बहुत निश्चित होते हैं, जैसे 100% पक्का, हाँ बिल्कुल पक्का, और कोई हमसे पूछता है अच्छा शर्त लगाओगे इस बात पर, तो अचानक हमारा दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। कैसे? हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या मैं वाकई इतना पक्का हूं? क्या मेरे पास इस दावे को साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं? अगर मैं हार गया तो? ये छोटा सा सवाल हमें अपने विश्वासों को ज्यादा निष्पक्ष रूप से जांचने पर मजबूर करता है। इंटरेस्टिंग। और अपनी अनिश्चितता को स्वीकार करना, जैसे कहना मैं इस बारे में 80% तक निश्चित हूं, 100% नहीं, ये असल में हमें ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। ये दिखाता है कि हमने इस पर सोचा है, हवा में तीर नहीं चला रहे। तो अगली बार जब कोई दोस्त पूरे कॉन्फिडेंस से कहे ये फिल्म तो पक्का सुपरहिट होगी, या इस स्टॉक का रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मजाक में ही सही पूछा जा सकता है, अच्छा शर्त लगाएगा? हो सकता है वो भी एक पल को सोचने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल, इट फोर्सेस यू टू कैलिब्रेट योर कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये तो हुआ खुद को जांचने का तरीका, पर अकेले चलना तो मुश्किल होता है। किताब बड़ी सिस्टम या एक तरह के सलाहकारों के ग्रुप की बात भी करती है। बिल्कुल, अकेले अपने बायसेस को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसे भरोसेमंद दोस्त, मेंटर या सहकर्मी ढूंढना जरूरी है जो आपके सोचने के तरीके पर सवाल उठा सकें, आपकी दलीलों में कमियां ढूंढ सकें और आपको एक अलग नजरिया दे सकें, एक साउंडिंग बोर्ड की तरह।
लेकिन ऐसा ग्रुप बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रॉबर्ट मर्टन के क्यूडोस सिद्धांत यहाँ मददगार हो सकते हैं अगर हम उनका सार समझें। क्यूडोस वो क्या है? CUDOS। पहला C, कम्युनलिज्म, मतलब जानकारी साझा करने पर जोर हो, ग्रुप में खुलापन हो, सब अपनी जानकारी और सोच शेयर करें। ठीक है। दूसरा U, यूनिवर्सलिज्म, मतलब विचारों को परखा जाए, व्यक्ति को नहीं। किसी की बात इसलिए न मानी जाए कि वो सीनियर है या दोस्त है, बल्कि तर्क के आधार पर। तीसरा D, डिसइंटरेस्टेडनेस, मतलब निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सच जानने का लक्ष्य हो। ग्रुप का मकसद किसी एक का एजेंडा बढ़ाना नहीं, बल्कि सबसे बेहतर फैसले तक पहुंचना होना चाहिए। ओके। और चौथा OS, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, मतलब सवालों और असहमति को बुरा न माना जाए, बल्कि प्रोत्साहित किया जाए। ग्रुप के सदस्य एक दूसरे की सोच को चुनौती देने में सहज हों। ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, अच्छा नाम है। हाँ, ऐसा ग्रुप हमें हमारे अंधे धब्बों, ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानने में मदद कर सकता है। ये दिलचस्प है, पर क्या वाकई ऐसे लोग मिलना आसान है जो बिना रिश्तेदारी या दोस्ती की परवाह किए एकदम कड़वा सच बोल सकें? अक्सर लोग टकराव से बचने के लिए हाँ बिल्कुल, या दूसरों को खुश रखने के लिए सीधी बात कहने से हिचकिचाते हैं। वही। ये बिल्कुल सही है। ऐसे लोग और ऐसा माहौल बनाना आसान नहीं है। इसमें समय और मेहनत लगती है। विश्वास बनाना पड़ता है कि फीडबैक व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि सुधार का एक जरिया है। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप बन जाए तो उसका फायदा बहुत बड़ा होता है। ये आपको उन गलतियों से बचा सकता है जो आप अकेले शायद कभी देख ही ना पाएं। ठीक है, अब एक और फैंसी सा लगने वाला टर्म है, मेंटल टाइम ट्रैवल। मेंटल टाइम ट्रैवल, इसका क्या मतलब है? क्या हमें टाइम मशीन बनानी पड़ेगी? नहीं, टाइम मशीन की जरूरत नहीं है। मेंटल टाइम ट्रैवल का सीधा सा मतलब है अपने अतीत के अनुभवों और भविष्य के संभावित परिणामों को अपने वर्तमान के फैसलों में शामिल करना। अच्छा। हम अक्सर अभी में इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे आज के फैसलों का कल क्या असर होगा। इसे टेम्पोरल डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग? हाँ, यानी भविष्य के बड़े फायदे या नुकसान के मुकाबले अभी मिलने वाले छोटे सुख या आराम को ज्यादा तवज्जो देना। जैसे जेरी साइनफेल्ड का वो मजाक है ना नाइट गाय के बारे में, कि रात को देर तक जागने का फैसला नाइट गाय लेता है, ये सोचकर कि सुबह की थकान और उनींदापन तो मॉर्निंग गाय की समस्या है। हाँ, ये तो बहुत होता है। जैसे महीने के शुरू में सैलरी आते ही ऑनलाइन शॉपिंग में उड़ा देना। बिल्कुल। और महीने के आखिर में दोस्तों से उधार मांगना। हाँ। या फिर कल एग्जाम है तो आज पूरी रात जागकर पढ़ने की कोशिश करना, ये जानते हुए कि नींद पूरी ना होने से अगले दिन पेपर में दिमाग शायद और धीमा चले। एग्जैक्टली। तो इस टेम्पोरल डिस्काउंटिंग से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, क्या करें? इसके लिए किताब कुछ व्यवहारिक तरीके सुझाती है। एक है सूजी वेल्च का मशहूर 10-10-10 नियम। 10-10-10, ये क्या है? कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछें, इस फैसले का 10 मिनट में क्या असर होगा, 10 महीने में क्या असर होगा और 10 साल में क्या असर होगा। अच्छा, 10 मिनट, 10 मंथ, 10 years। हाँ, यह हमें तात्कालिक इच्छाओं से हटकर दूर की सोचने पर मजबूर करता है। दूसरा तरीका है यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट बनाना। यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? जैसे ओडिसी में यूलिसिस ने खुद को जहाज के मस्तूल से बंधवा लिया था ताकि वो सायरन्स के मोहक गीत सुनकर अपने जहाज को चट्टानों से न टकरा दे। हाँ, वो कहानी सुनी है। वैसे ही हम भविष्य में खुद को किसी गलत फैसले से बचाने के लिए वर्तमान में ही कोई बाधा खड़ी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर? जैसे अगर किसी को पता है कि वो पार्टी में ज्यादा पी लेता है, तो ऑफिस से घर के लिए निकलते वक्त ही कैब बुक कर ले, ताकि नशे में ड्राइव करने का विकल्प ही ना रहे। अच्छा आइडिया है। या अगर सोशल मीडिया पर बहुत टाइम बर्बाद होता है, तो पढ़ाई या काम शुरू करने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख देना या कुछ घंटों के लिए ऐप्स डिलीट कर देना। या सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के लिए रात को ही कपड़े निकाल कर रख लेना और दोस्त के साथ प्लान बना लेना ताकि आलस करने का मन ना करे। ये सब छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हम खुद से करते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ की मदद करने के लिए। समझ गई। और भविष्य की बेहतर योजना बनाने के लिए सिर्फ सोचना काफी है या कोई और खास तकनीक है? 2 बहुत शक्तिशाली तकनीकें हैं, बैककास्टिंग और प्रीमॉर्टम। बैककास्टिंग और प्रीमॉर्टम? हाँ, सुनने में जटिल लग सकती हैं पर हैं बहुत सरल। बैककास्टिंग में कल्पना की जाती है कि लक्ष्य हासिल हो चुका है, सफलता मिल चुकी है। ठीक है, मान लिया। फिर पीछे मुड़कर सोचा जाता है कि यहां तक कैसे पहुंचे, कौन से कदम उठाए गए, क्या सही हुआ। इससे सफलता का रास्ता साफ नजर आता है। अच्छा। प्रीमॉर्टम इसका ठीक उल्टा है। इसमें कल्पना की जाती है कि प्रोजेक्ट या प्लान पूरी तरह फेल हो गया है। ओहो।
नेगेटिव सोचना। हाँ, पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से। फिर सोचा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या क्या गलतियां हुई, किन बाधाओं का अंदाजा नहीं लगाया था। इससे संभावित खतरों और कमजोरियों का पता चलता है। अच्छा, तो एक तरफ सफलता की कहानी लिखना और दूसरी तरफ असफलता का विश्लेषण करना, वो भी पहले से। बिल्कुल, जब ये दोनों तकनीकें साथ में इस्तेमाल की जाती हैं तो ये किसी भी प्लान को बहुत मजबूत बना सकती हैं। ये हमें न सिर्फ आशावादी बनाती हैं, बैककास्टिंग, बल्कि यथार्थवादी भी, प्रीमॉर्टम। हमें पता होता है कि मंजिल तक कैसे पहुंचना है और रास्ते में कौन से गड्ढे आ सकते हैं। वाह, तो आज हमने एनी ड्यू की किताब थिंकिंग इन बेड से काफी कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात ये कि जिंदगी शतरंज नहीं, पोकर है। अनिश्चितता इसका हिस्सा है। बिल्कुल, अनसर्टेनिटी इज द रियलिटी। हमें नतीजों के जाल यानी रिजल्टिंग में फंसने से बचना चाहिए और अपने सोचने के तरीकों में छुपे बायसेस जैसे हाइंडसाइट बायस, मोटिवेटेड रीजनिंग और सेल्फ सर्विंग बायस के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हाँ, उन पर नजर रखनी चाहिए। फैसले सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि उस वक्त उपलब्ध जानकारी और प्रक्रिया की गुणवत्ता पर आधारित होने चाहिए। एग्जैक्टली, फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए। और अच्छी खबर यह है कि ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकते हैं। ये एक स्किल है जिसे अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, मतलब हम बेहतर हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। संभावनाओं में सोचना, अपनी अनिश्चितता को प्रतिशत में व्यक्त करना, भरोसेमंद लोगों का फीडबैक लेना, मेंटल टाइम ट्रैवल और प्री मॉर्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना, ये सब हमें बेटर बेट्स लगाने में यानी ज्यादा समझदार फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद इस किताब से कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें आज से ही अमल में लाने की कोशिश की जा सकती है? पहली बात, परिणामों से परे सोचें। सिंक बियॉन्ड आउटकम्स। अगली बार जब कोई फैसला लिया जाए, चाहे अपना या किसी और का, तो सिर्फ नतीजा देखकर उसे सही या गलत ना ठहराएं। रुककर सोचें, उस समय क्या जानकारी उपलब्ध थी? फैसला लेने की प्रक्रिया कैसी थी? क्या उस वक्त के हिसाब से वो एक समझदारी भरा कदम था, भले ही नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना रहा हो? जैसे कोई निवेश गलत साबित हुआ, तो ये सोचने के बजाय कि पैसा डुबा दिया, ये सोचें कि क्या मेरी रिसर्च ठीक थी? अगली बार क्या बेहतर कर सकती हूँ? दूसरी बात, कितने प्रतिशत पक्का पूछें। आस्क व्हाट परसेंट श्योर। जब कोई, चाहे वो हम खुद हों या कोई और, किसी बात को लेकर पूरी तरह निश्चित 100% श्योर लगे, तो एक पल रुकें, पूछें या खुद से पूछें, मैं इसके बारे में कितने प्रतिशत पक्की हूं? 90%? 75%? ये जरूरी है। अपनी निश्चितता को मापना और 100% या 0% के दायरे से बाहर निकलकर सोचना बेहतर और ज्यादा संतुलित फैसलों की तरफ पहला कदम है। जैसे किसी बिजनेस प्लान की सफलता पर या अगले महीने मौसम कैसा रहेगा, इस पर शर्त लगाने से पहले। और तीसरी बात, असफलता की कल्पना करें। प्री मॉर्टम, व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग। कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले, चाहे वो करियर बदलना हो, घर खरीदना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कुछ समय निकालकर ये सोचें, मान लीजिए ये बुरी तरह फेल हो गया, क्या क्या वजह हो सकती हैं? प्री मॉर्टम। उन संभावित बाधाओं, गलतियों और मुश्किलों की लिस्ट बनाएं। ऐसा करने से डरना नहीं है, बल्कि ये आपको उन जोखिमों के लिए पहले से तैयार करने में मदद करेगा और शायद आप शुरुआत में ही अपनी योजना में जरूरी बदलाव कर पाएंगे। बिल्कुल सही, तैयारी बेहतर होगी। याद रखें, बेहतर फैसले लेने का मतलब हमेशा सही होना या हर बाजी जीतना नहीं है। इसका मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना और जिंदगी के इस पोकर गेम में समझदारी से सोच समझकर अपने दांव लगाना। बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर पूरी तरह निश्चित महसूस करें, तो शायद एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं शतरंज खेल रहा हूं या पोकर? बिल्कुल सही, तैयारी बेहतर होगी। याद रखें, बेहतर फैसले लेने का मतलब हमेशा सही होना या हर बाजी जीतना नहीं है।
इसका मतलब है अनिश्चितता को स्वीकार करना और जिंदगी के इस पोकर गेम में समझदारी से सोच समझकर अपने दांव लगाना। बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर पूरी तरह निश्चित महसूस करें तो शायद एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं शतरंज खेल रहा हूं या पोकर? If you like the content, please like, share, and subscribe, and hit the bell icon for more such videos.